हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का, और 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैनिक जागरण का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। और आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे है, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। So without any further delay, let's start the session. तो ex PM Cameron in and Suella Braverman out in UK cabinet। तो यहाँ पे देखा गया है कि रिटर्निंग फ्रॉम दीपावली सेलिब्रेशन इन हिज होम टाउन ऑफ साउथम्पटन, यूके पीएम जो है ऋषि सुनक, उन्होंने अपना कैबिनेट रिशफल किया है। और होम सेक्रेटरी ये थी सुएला ब्रेवरमन। तो ये बीच बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देती थी। ठीक है, हम बात यूके की कर रहे हैं, तो यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो सुएला ब्रेवरमैन वहाँ की सेक्रेटरी थी, होम सेक्रेटरी एक्चुअली। ठीक है, तो वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि जो पार्टी है, पार्टी के लाइन से वो अलग करती थी। जो वहाँ जो लीडर जो बोलता था उसके अगेंस्ट ही कुछ बोल देती थी। तो उन्हें यहाँ पे हटा दिया गया है। और डेविड कैमरून जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है सुएला ब्रेवरमैन की जगह पे होम सेक्रेटरी के तौर पे। ठीक है, और दूसरा हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज टू अ 4-month लो ऑफ 4.87%। तो 4-month लो 4.87%। देखिए, आरबीआई है जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका टारगेट है कि कम से कम 4% का इन्फ्लेशन रहे। मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन जाए वो 6% का जाना चाहिए। इधर 4 महीने में देखा गया है, अक्टूबर तक ये बात करी जा रही है कि 4.87% है। अगर बेस इफ़ेक्ट देखें पिछले साल का, तो पिछले साल ये 6.6% का इन्फ्लेशन था, यानी महंगाई था अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये 5% लो गया है। विद राइज इन द वेजिटेबल प्राइसेस ईजिंग, जो वेजिटेबल प्राइसेस में राइज हुआ था वो ईज हुआ है 2.7% हो चुका है 3.4% से। ओवरऑल कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो वर्चुअली अनचेंज्ड है। तो ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जानने के लिए क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ है, हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बदलता रहेगा। इससे हमें उतना कुछ नहीं मिलने वाला है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो हमें जानना है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन को हम सीपीआई भी बोलते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आरबीआई जो है वो मोस्टली क्या करता है कि जो इन्फ्लेशन को हम मापते हैं। अच्छा, पहले तो इन्फ्लेशन जानिए कि इन्फ्लेशन हुआ क्या। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस राइज कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रोडक्ट्स के प्राइस राइज कर गए तो वो इन्फ्लेशन कहाया, नहीं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से अगर 8 प्रोडक्ट्स जो है वो चला गया इन्फ्लेशन में, यानी महंगा, इसके प्राइसेस जो हैं वो राइज़ कर गए, तब ये इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज किसी प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है बढ़ गया, हाई हो गया, और 2-4 दिन के बाद फिर लो हो गया, तो ये हाई इन्फ्लेशन कहलाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में भी अगर ये निकल जाता है तो ये महंगाई कहलाए। कम से कम एक मैक्सिमम 1 ईयर तक अगर रहता है कंटिन्यूसली, वो दाम बढ़ते रहते हैं, तब ये कहा जाएगा कि ये इन्फ्लेशन में चला गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन समझ गए। उसके बाद यहाँ पे WPI समझिए और CPI समझिए। तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो CPI को ही हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, रिटेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, यानी यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे लो हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, यानी महंगाई दर कम हुई है। अब क्या है WPI CPI? देखो, आप अगर किसी शॉप में, आप किसी दुकान में आप ख़रीदने जाते हो कुछ भी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह जो घर में यूज़ करने की जो सामान हैं, वो सब चीज़ें आप ख़रीदने जाते हो, तो आप हो कंज्यूमर, ठीक है। आप जो पैसे यहाँ पे पे कर रहे हो वो हो गया कंज्यूमर प्राइस। ये जो शॉपकीपर से आपने जो एक, मान लो कि 1 केजी आपने चीनी ख़रीदा, या फिर आपने एक टूथपेस्ट का वो पैकेट ख़रीदा, ठीक है। लेकिन जो शॉपकीपर है वो तो जहाँ से लाता होगा वो होलसेल में लाता होगा, मतलब होलसेल क्या मतलब बल्क में लाता होगा, ज़्यादा मात्रा में लाता होगा, ठीक है। तो ये होलसेल से लाता होगा, होलसेल। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया यहाँ पे, होलसेल प्राइस यहाँ पे इसका अगर राइज करता है तो। और होलसेल प्राइस में यहाँ ये वाला जो प्राइस है ये कहाँ से आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से। यानी कि अगर WPI इंक्रीज़ किया, यानी मैन्युफैक्चरिंग साइड से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर कंज्यूमर यहाँ यानी डिमांड साइड से अगर यहाँ पे पैसे इंक्रीज़ हुए तो ये क्या हो गया, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस ये भी है कि जो CPI है ना, ये CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइस राइज ऐड होते हैं, जबकि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ से और सिर्फ गुड्स के प्राइसेस ऐड होते हैं, सिर्फ गुड्स के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसलिए जो RBI है हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जब भी इन्फ्लेशन को काउंट करता है, यानी इन्फ्लेशन को जब भी देखता है तो वो CPI का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो कि इंडिया में 2 तरीके से महंगाई को हम देखते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट CPI और WPI में डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो WPI का मीनिंग क्या हो गया कि इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स एट द रिटेल लेवल, जो हमने आपको अभी बताया। फिर WPI हो गया, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेज इन एवरेज होलसेल प्राइसेस फॉर गुड्स सोल्ड इन बल्क, जो गुड्स बल्क में सोल्ड किया जाता है वो हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, वहाँ पे एवरेज होलसेल प्राइसेस, ठीक है। CPI को कौन पब्लिश करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है वो कौन करता है, तो ये NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड लेबर ब्यूरो, इसके अंडर आता है NSO, ठीक है। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, ये है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। लेकिन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। हम बेस ईयर क्या लेते हैं, 2012 लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और यानी कि यहाँ से कंपेयर करके ही हम बताते हैं कि हमारी महंगाई कितना बढ़ा है। 2011-12 का ये फाइनेंशियल ईयर ही हम यहाँ पे WPI में लेते हैं। बाकी CPI जो है 14th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 14 दिन को, ये 14 तारीख को आप कह सकते हो कि वो CPI निकाला जाता है। और जहाँ तक WPI का है तो प्राइमरी आर्टिकल्स फ्यूल एंड पावर ऑन अ वीकली बेसिस पे ये निकाला जाता है WPI, जनरली थर्सडे को। ओवरऑल इंडेक्स ऑन मंथली बेसिस। तो ये वाला जो डिफरेंस है आप ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन ये 3 डिफरेंसेस आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही VVI है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 40 वर्कर्स ट्रैप्ड इन टनल इन उत्तरकाशी सेफ रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। तो उत्तरकाशी में एक टनल बन रहा था, उसमें 40 वर्कर्स फंस गए हैं, लेकिन वो सेफ़ हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो सेफ़ हैं, उनको
टनल के थ्रू, यानी कि जो मलबा गिरा है, जो डेब्री वहाँ पे गिरा है, उसके थ्रू एक पाइप लगा दिया गया है। पाइप के थ्रू इन्हें कुछ ड्राई खाने वहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो चीज़ें ऑक्सीजन उन्हें उसी के थ्रू दिया जा रहा है। और रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है उन 39 वर्कर्स को बाहर निकालने का। बेसिकली ये टनल था बीइंग बिल्ट बाय द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी NHIDCL द्वारा ये बनाया जा रहा था। ठीक है, ये एक पार्ट है चार धाम प्रोजेक्ट का। क्या है? चार धाम प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट था, ये जो टनल बनाया जा रहा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, इन 40 वर्कर जो यहाँ पे फंसे हैं उनमें आपको कुछ 15 झारखंड से मिलेंगे, 8 उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, उड़ीसा से 5 मिलेंगे, 4 बिहार से मिलेंगे और 3 वेस्ट बंगाल से, 2 उत्तराखंड और असम से भी यहाँ पे जो हैं, और हिमाचल प्रदेश से भी हैं। तो हमने बात की कि ये जो टनल था ये पार्ट था चार धाम प्रोजेक्ट का। चार धाम प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पे नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करना था। जो लोग एक धाम को अगर घूमने आए तो बाकी के जो भी धाम हैं उसको भी घूमना पसंद करें, ताकि वहाँ तक हाईवे यानी कि एक्सप्रेस, लॉन्ग एक्सप्रेस हाईवे, यानी कितना 825 मीटर का लॉन्ग एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा, जिसमें चारों धाम को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट है। कौन कौन सा है? तो ये सारा जो धाम है ये उत्तराखंड में ही है पूरा। और कौन कौन सा? तो आपको यहाँ पे दिखेगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ पे देख सकते हो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये चारों को नेशनल हाईवे से जोड़ना था। ठीक है, अगर चार धाम प्रोजेक्ट को और भी डिटेल समझना है तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है। ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग तक आपको 141 किलोमीटर जाएगा। रुद्रप्रयाग से माना 140 किलोमीटर, 120, 110, 75 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से गौरी कुंड। तो ये पूरा आपका प्रोजेक्ट का विद मैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टोटल जो है 825 किलोमीटर का ये रोड बनने वाला है। कॉस्ट है 12,072 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और रोड्स कंप्लीट अभी तक हो चुका है 450 किलोमीटर का। तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं। सेंटर एक्सटेंड्स UAPA बैन ऑन 8 मेतेई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मणिपुर का जो अब जान ही रहे होंगे, मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर में जो मितेई एंड कुकी कम्युनिटी में जो पूरा विवाद हुआ, उसके कारण पूरा मणिपुर करीबन 3-4 महीने कंटिन्यूसली जलता रहा। बिल्कुल वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इस सिचुएशन बहुत ही ख़राब रही। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि 8 ऐसे सेलेक्ट किए हैं, 8 ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये जो वायलेंस है इसको शुरू होने में या फिर इसको आग देने में मदद की है, इन 8 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसको किसके अंडर डाल दिया? UAPA। और मैं बताऊं, UAPA जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये कहिए कि भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ये एक्ट है। उन 8 ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कुछ का देख सको तो यहाँ पे देख सकते हो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसको PLA भी कहते हैं, पॉलिटिकल विंग है, एंड रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इसी तरह से 8 ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया गया है। एक्चुअली उसे UAPA के तहत बैन किया गया। देखिए, UAPA जो है ना, सबसे पहली बार 1967 में पास किया गया था। पहले इसको ताड़ा बोला जाता था, उसके बाद फिर इसको पोटा बोला गया इस एक्ट को। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट्स करके, यानी आप ये जो UAPA का एक्ट है ये 2019 में लाया गया। ठीक है,
और इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। इट एम्स टू इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशंस इन इंडिया। तो जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन पे ये रोक लगाएगा यूएपीए। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रेफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशंस इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट करने में किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हाथ है, उसका इंटेंशन है, अगर उसका ऐसा अगर सरकार को लगता है कि अगर ऐसा इंटेंशन है उसका, तो क्या है, यूएपीए के तहत उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट में प्रोक्लेम और डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी उसे डिक्लेयर कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट किस किस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक इंडिविजुअल हो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है, तो या तो कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कमिट्स और पार्टिसिपेटेड इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में वो पार्टिसिपेट करता है, या फिर टेररिज्म के लिए वो तैयार होता है, या फिर टेररिज्म को वो प्रमोट प्रचार प्रसार करता है, या फिर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो टेररिस्ट उसे डिक्लेयर करेगी। तो इन्हीं जो 3-4 ग्राउंड्स हमने बताए, ये इतना ज़्यादा पावरफुल ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इसके तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। और सबसे हाईएस्ट जो पनिशमेंट इसमें मिल सकता है वो है डेथ पेनाल्टी, मौत की सज़ा, या ज़िंदगी भर आप जेल में रहोगे। और ये ऐसा एक्ट है, जैसे हमने आपको बताया, कि एब्सोल्यूट पावर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये यूएपीए जो एक्ट है ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आपको आपसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आपको इसमें उलझाया जाएगा कि यूएपीए क्या सिर्फ इंडियन के लिए है या फॉरेन नेशनल्स के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों के लिए ही है, इंडियन हो या फॉरेन नेशनल्स हो, या फिर इवन इफ़ ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, आपने फॉरेन लैंड पे भी परफॉर्म किया है और उससे इम्पैक्ट जो है इंडिया को आ रहा है, तो भी आपको यूएपीए के तहत अरेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं पॉल्यूशन में। दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, एक स्विस सर्वे, यानी कि एक स्विस एयर प्यूरीफायर कंपनी है, स्विस एयर प्यूरीफायर कंपनी IQ एयर, इसने ये एक निकाला है जिसमें दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। सब समझ सकते हो, दिल्ली के बाद आपको मिलेगा लाहौर पाकिस्तान में, फिर मुंबई, कोलकाता, ये सारे टॉप 10 सिटीज़ में शामिल हैं। साथ में ही एक और इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं अनदर जॉइंट एनालिसिस बाय क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पायर लिविंग साइंसेस। क्या है? क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पायर लिविंग साइंसेस के द्वारा एक एनालिसिस किया गया, जिसके तहत पटना, जी हाँ, बिहार का पटना देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट में शामिल हुआ। अब ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो ये इसने निकाला है, वो किस बेसिस पे बताता है कि आखिर हम जब देख रहे हैं कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है, तो किस बेसिस पे, क्या उसमें बढ़ रहा है पॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये 8 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके तहत ये मालूम होता है कि हमारा जो है पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। या तो उसमें PM 2.5 बढ़ गया हो, PM 10 बढ़ गया हो, अमोनिया का मात्रा बढ़ गया हो, लेड का मात्रा बढ़ गया हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड,
या इनमें से 3-4 चीज़ों का भी बढ़ गया हो, या 5 चीज़ों का भी बढ़ गया हो, या सिर्फ एक ही का बढ़ा हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, तो ये 8 जो है पैमाना, ये इंडिकेटर्स, ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। आपके एमसीक्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंडिकेटर्स नहीं है। अगर ऐसे पूछ दिया और इसमें से कुछ दे दिया तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये रहा हिंदू का आर्टिकल। अब हम 2 आर्टिकल डिस्कस करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट दैनिक जागरण का, जो कि बिहार से रिलेटेड है। तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में नया मानक जुड़ते ही बिहार पिछड़ा। खाद्य पदार्थ यानी कि फूड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार में जो खाने पर सेफ्टी का जो पैमाना है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ के मार्केट्स में कुछ भी बेचा जाता है और इसका कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई लेबोरेटरी नहीं है जिससे कि फूड की जांच हो सके कि सच में वो फूड अच्छा है कि नहीं है। तो बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रयोगशाला है ही नहीं, कहीं पर रिसर्च करने के लिए कुछ ऐसा बना ही नहीं है कि जहाँ पे फूड की जांच हो सके। ठीक है, तो FSSAI रिपोर्ट निकालता है, FSSAI, ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर से आपको मैं बता दूं कि FSSAI का जो सेटअप किया गया था 2008 में। फ़िलहाल प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन कौन हैं? तो ये हैं सुधांश पंत, ये याद रखिएगा। और FSSAI का जो रिपोर्ट आता है, तो पिछली बार जब रिपोर्ट आया था, यानी कि बात हम कर रहे हैं 2018-19 में, आज से 5 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 2018-19 में जब रिपोर्ट आया था तो बिहार का 100 में आउट ऑफ 100 बिहार का रैंक था 46। ठीक है, लेकिन इस बार जब आया, और क्योंकि जो FSSAI है इसने एक और इंडिकेटर्स ऐड कर दिया कि हम ये अब 6 इंडिकेटर्स के आधार पे ये फूड की सेफ्टी मापेंगे कि फूड कितना सेफ़ और स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो इस बार बिहार अब घट गया है। बिहार का जो अंक है, एक्चुअली रैंक नहीं है, ये स्कोर है, ये घटकर अब 20.5 हो चुका है। जो 46 था वो इस बार 20.5 हो चुका है स्कोर बिहार का। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसलिए क्योंकि पहले जो 5 पैमाने पे जज किया जाता था कि फूड सेफ़ है या नहीं, अभी एक और ऐड कर दिया गया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार। ठीक है, यानी कि पिछले के मुताबिक कितना सुधार आपके फूड प्रोडक्ट्स में आया है वो देखने, वो उसका भी रैंक जो है इसमें ऐड होगा। तो ये 6 वो मानक है, इंडिकेटर्स हैं, जिसके आधार पर FSSAI है एक फूड को सेफ़ मानता है, या फूड ख़राब है या अच्छा है ये मानता है। उसमें मानव बल व संस्थागत आंकड़ा, अनुपालन, खाद्य जांच की आधारभूत संरचना, प्रतिक्षण व क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण, इस पे यहाँ पे आंका जाता है। और यहाँ पे बिहार का अंक यहाँ पे आप देख पाओगे। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक सुधार में बिहार जो है वो बिल्कुल 0 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार जो स्कोर आया था बिहार का उसके साथ में पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी थे, लेकिन इस बार इन्होंने प्रोग्रेस दिखाया है और इन्होंने इस बार अपना अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं। लेकिन बिहार और स्कोर ख़राब हो चुका है, यानी कि बिहार का जो फूड सेफ्टी है वो और भी ख़राब हो चुका है। यहाँ के मार्केट्स बिल्कुल इरेगुलर हो गए हैं, कोई रेगुलेटरी इनमें नहीं है। तो अगला और आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं में उद्यमिता का नया ट्रेंड। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो वुमेन आती हैं
वो आजकल बिहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि वो भी अपना एक बिज़नेस करना चाह रही हैं। ये कहा गया है कि हाल ही में जब उद्योग महकमे ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत जब चयन किया, सिलेक्शन जो किया था, 1247 लोगों को सेलेक्ट किया ये अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, तो उसमें देखा गया कि ज़्यादातर महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो अल्पसंख्यक हैं। यानी कि वो काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो दिलचस्पी ले रही हैं तौर पर जो ट्रेंड में चल रहा है, जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने में और कई सारे जो लेदर जैकेट बनाने में फैक्ट्री में, इस तरह के पावर लूम व इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण से लेकर ये सब चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बेसिकली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उद्यमी योजना में। तो एक है बिहार महिला उद्यमी योजना। बेसिकली एक योजना आप यहाँ से लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम एक योजना लेते हैं, बिहार उद्यमी योजना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ठीक है। तो ये बिहार का उद्यमी योजना है जिसके तहत बिहार सरकार जो है 10 लाख रुपए देती है आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। ये जो 10 लाख हैं ये दो तरह से बढ़ते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये जो बिहार उद्यमी योजना है ये दो तरह के हो सकते हैं। बिहार उद्यमी महिला योजना, बिहार उद्यमी युवा योजना और बिहार उद्यमी अल्पसंख्यक योजना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसमें से दिया जाता है तो समझिए 5 लाख रुपये जो दिया जाता है वो एज ए अनुदान के तौर पर 5 लाख रुपये दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो 5 लाख दिया जाएगा इसमें ये 0 इंटरेस्ट पे ये लोन होगा। ये वाला जो पार्ट है ये लोन होगा 5 लाख अगला, और इसमें 0 इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया जाएगा। किस किस को, या तो वो वीमेन हो, महिला हो, या फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हो, अल्पसंख्यक हो, ठीक है। तो उन दोनों को, जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात करें तो इनको भी इसी तरह से 0 इंटरेस्ट अगला 5 लाख पे, लेकिन ये जो 5 लाख है इनको अगले 7 सालों में लौटाना होगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं बिहार युवा उद्यमी योजना, यानी कि यंग लोगों को ये अगर बिज़नेस करने के लिए जॉब मिलेगी, तो इसमें एक तो अनुदान के रूप में 5 लाख मिलेगा, दूसरा 5 लाख जब इन्हें दिया जाएगा तो इनसे 1% के इंटरेस्ट रेट पे ये अगला जो 5 लाख है उन्हें दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 0% था वीमेन या अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए, तो और दूसरे जो युवा हैं उनके लिए यहाँ पे 1% का इंटरेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है आप ये बिहार उद्यमी योजना आप समझ गए होंगे कि इस बिहार उद्यमी योजना के तहत ही 3 योजनाएं हैं। एक बिहार बिहार महिला योजना, बिहार युवा योजना या बिहार अल्पसंख्यक योजना, ठीक है। तीनों योजनाएं इसमें ही शामिल हैं। तो इसके साथ ही हमने सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।